नमस्ते बच्चों। आज हम पनीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित संबदिया कहानी पढ़ेंगे। किंतु सबसे पहले हम पनीश्वर नाथ रेणु के जीवन तथा साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डाल लेते हैं। पनीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका जन्म सन 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ। उनका जीवन काफी उतार चढ़ाव तथा संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन से ही उनकी परवरिश एक राष्ट्रवादी नागरिक के रूप में हुई। उन्होंने अनेक राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया है। सन 1942 के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। यही नहीं, सन 1950 में नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलनों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनके साहित्यिक जीवन पर प्रकाश डाले तो रेणु जी सन 1953 में साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए। वे हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार थे। आंचल विशेष को उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार बनाया। उनकी रचनाओं में अनूठी संवेदनशीलता मिलती है। अभावग्रस्त जनता की बेबसी व पीड़ा का चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं तुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक जो एक कहानी संग्रह है, मेला आंचल और प्रति परिकथा जो एक उपन्यास है। उनके द्वारा लिखित तीसरी कसम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। अगर हम उनकी जो भाषा शैली है उन पर प्रकाश डालें तो पनीश्वर नाथ रेणु जी के जो साहित्यिक भाषा है, ठीक है, उसमें संवेदनशील है, संप्रेषण है और भाव प्रदान है। आंचलिक शब्दों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। उनकी रचनाओं में देशज शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो आइए इस बात के जो मुख्य मुख्य बिंदु है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। असहाय और सहनशील नारी मन की दुख, दर्द, पीड़ा तथा करुणा का मार्मिक चित्रण हुआ है। घर के बड़ी बहू की भूमिका को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही संदेशवाहक की जो मनोदशा है उनका भी चित्रण इस कहानी में किया है। तो आइए इस कहानी का जो सारांश है उस पर हम विचार करते हैं। जलालगढ़ में हरगोविंद नाम का एक व्यक्ति रहता है जो एक संबदिया का काम करता है। संबदिया जो इस कहानी का शीर्षक है, जिसका अर्थ है संदेशवाहक, यानी संबदिया का काम है एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना। यह काम सब नहीं कर सकते। संबदिया समाचार को इस प्रकार ले जाते हैं कि पक्षी तक उसके बारे में पता नहीं चलता। संबदिया को संवाद का प्रत्येक शब्द याद रखना पड़ता है और संवाद को उसी लहजे में और सुर में सुनाना पड़ता है जैसा उसे सुनाया जाता है। और वो ये काम बिल्कुल मुफ्त में करता है। उसके लिए वो किसी से कोई पैसा नहीं मांगता। किंतु गांव वालों का मानना है कि संबदिया कामचोर, नितल्ला और निकम्मा आदमी होता है। वो औरतों की गुलामी करता है। वो औरतों की मीठी मीठी बातें सुनकर उसके जाल में फंस जाता है। इस तरह का धारणा संबदियों के प्रति गांव वाले रखते हैं। गांव की जो बड़ी हवेली है, ठीक है, बड़ी हवेली की जो बड़ी बहुरिया है, वो हर गोविंद को बुलावा भेजती है। हर गोविंद बुलावा सुनकर सोचता है कि आज संदेश के लिए इतने सारे साधन हैं, टेलीफोन है, गांव गांव में डाकघर खुल गए हैं, मेरा क्या काम है। फिर वो सोचता है शायद कुछ गुप्त समाचार होगा, इसलिए बड़ी बहुरिया ने उन्हें याद किया होगा। जब हर गोविंद हवेली में प्रवेश करता है तो देखा कि पूरा हवेली सन्नाटा से छाया हुआ है और बड़ी बहुरिया जो एक समय अपनी हाथों में मेहंदी लगाकर बैठती थी, वो आज सूफे पे अनाज पटक रही है। सूफा बांस से बनी हुई एक क्या है, घरेलू सामान है, ठीक है, जिस पर हम चावल वगैरह साफ करते हैं, उसे सूपा या सूपे कहते हैं। हर गोविंद ने देखा कि जो बड़ी बहुरिया, ठीक है, बड़ी बहुरिया जो सूपे पे अनाज पटक रही है, उसके सामने गांव की जो मोदियाइन बूढ़ी है वो भी बैठी हुई है। शायद वो अपना उधार वसूलने के लिए बड़ी बहुरिया के पास आई है और वो बड़ी बहुरिया को खरी खोटी सुना रही है। बड़ी बहुरिया की इशारे समझकर हर गोविंद चुपचाप बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि जब तक यह मोदियाइन बूढ़ी चली नहीं जाती, बड़ी बहुरिया उससे कुछ नहीं कहेगी।
हर गोविंद सब नज़ारा देखकर, ठीक है, ये सब नज़ारा देखकर अतीत की यादों में खो जाता है। बड़ी हवेली कभी रौनक वाली होती थी, नौकर चाकर की भीड़ लगी रहती थी। गांव की नाइन तब बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। गांव वाले कर्ज मांगने के लिए बड़ी बहुरिया के पास आते थे, किंतु अब वो खुद अपना गुजारा उधार लेकर चला रही थी। अब सब कुछ बिखर गया था। हवेली के बड़े भैया जो बड़ी बहुरिया के जो पति था, ठीक है, उसके गुजर जाने के बाद तीन भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा करके सब कुछ आपस में बांट लिया और वे गांव छोड़कर शहर में जा बसे। हरगोविंद ने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह बड़ी बहुरिया के तीन देवर और देवरानियों ने बड़ी बहुरिया का सब कुछ छीन लिया था। यहाँ तक कि बड़ी बहुरिया की जेवर साड़ी तक को आपस में बंटवारा कर लिया था। जब मोदियाइन बुरी चली जाती है तो बड़ी बहुरिया हर गोविंद को अपनी पीड़ा सुनाती है। वो उससे कहती है कि भैया, तुम मेरे मायके चले जाओ और मेरा संदेश मेरे घर वालों तक पहुंचा दो। वो कहती है, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूतन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रहना। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगे तो मैं किसी दिन पोखरे में डूब कर मर जाऊंगी। बतुआ साग खाकर कब तक जियो, किसके लिए जियो। और वो हर गोविंद से कहती है कि मैं तुम्हारी राख खर्च के लिए पैसे जुगाड़ नहीं कर पाए, बस 5 रुपये है मेरे पास, इसे ले जाओ। शायद वापस लौटते समय भैया भी तुम्हारे साथ आएंगे मुझे ले जाने, उनसे वापस आने का जो राह खर्च होगा उससे ले लेना। यह कहते हुए वो अपने पल्लू से 5 रुपये निकाल कर दे देती है। हर गोविंद पैसा लेने से मना करता है और कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी 10 बजे की गाड़ी से चला जाऊंगा। यह कहकर वो निकल जाता है। हर गोविंद रास्ते भर बड़ी बहुरिया की हर एक शब्द को याद करते हुए जाता है। कटिहार पहुंचकर, ठीक है, वो आगे जलालगढ़ से जब निकलता है तो जलालगढ़ से आगे कटिहार पहुंच जाता है, ठीक है। कटिहार से जो कटिहार जंक्शन है वहाँ से उन्हें गाड़ी बदलना पड़ता है बिहमपुर के लिए। बिहमपुर बड़ी बहुरिया की मायका है, ठीक है। अब वो क्या है, कटिहार पहुंच चुका है, वहाँ से उतरकर वो बिहमपुर का गाड़ी पकड़ते हैं। अब वो बिहमपुर की गाड़ी पर चढ़ जाता है। जब वो गांव में प्रवेश करता है, ठीक है, बिहमपुर गांव पहुंच गए हैं। अब वो क्या है, गांव में प्रवेश करता है तो गांव वाले उन्हें पहचान लेते हैं। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने अपनी बहन का हाल चाल पूछा और उन्हें अपने घर ले जाता है। बड़ी बहुरिया के घर पहुंचकर वो उसकी बूढ़ी माँ के पैर छूता है। बड़ी माँ ने समाचार पूछा, हर गोविंद सब कुछ ठीक बता देता है। वो हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि किस तरह वो संदेश सुनाए। गांव आने का कारण पूछा तो तब भी वो झूठ बोल देता है कि पास के गांव में काम था, उसके काम से आया था, सोचा कि आप लोग से भी मिलता चलो, ठीक है। बूढ़ी माँ बेटी का खबर पूछने के बाद कहती है कि मेरी बेटी अकेली क्या कर रही होगी, कैसी रहती होगी। मैं तो बड़े बेटे से कह ही रही हूँ कि जाकर बहन को लिवा लाओ, ठीक है, बहन को बड़ी बहुरिया को वापस अपने गांव लेकर आओ, यानी कि अपने जो मायका है, ठीक है, मायके लेके आओ। अब वहाँ उसका कोई नहीं है। यह सुनते ही हरगोविंद कहता है कि बड़ी बहुरिया बहुत खुश है, पूरा गांव उसका परिवार है, वो हम सब की माँ है, वो गांव की लक्ष्मी है। वो तो कह ही रही थी कि दशहरा के समय आकर सबसे मिलूंगी। इस तरह से वो बुरी माँ को दिलासा देते हैं। जब रात को भोजन का समय होता है तो बड़ी बहुरिया की माँ और उसके भाई हर गोविंद की खूब मेहमान नवाजी करते हैं। वो थाल भर कर खाना परोसते हैं जिसमें बहुत सारे सब्जियां हैं, कई तरह की सब्जियां हैं, घी है, पापड़ है। किंतु हर गोविंद बड़ी बहुरिया की बातों को याद करते हैं कि बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, किसके लिए जीऊँ। और वो खाना भी नहीं खा पाते हैं। देखिए, वो बड़ी बहुरिया की जो बातें हैं, कहते थे कि मैं यहाँ क्या है कि बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, किसके लिए जीऊँ। उन्हें याद करते हुए वो खाना ही नहीं खा पाते हैं। उसे रात को नींद भी नहीं आती। वह निश्चय कर लेता है कि सुबह उठते ही वो सारी बात बता दूंगा। उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। किंतु जब सवेरा हो जाता है तो फिर हिम्मत जुटा नहीं पाता और वह लौटने का निश्चय कर लेता है। बूढ़ी माँ कहती है कि सोचा था 1-2 दिन रहेंगे तो बेटी के लिए दही और चूरा भेजूंगी। सो दही तो नहीं हो सकेगा आज, तोरा चूरा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूरा यानी कि पोहा, पोहे भी कहते हैं,
ठीक है, वो चावल से बनते हैं। हमारे यहाँ उसे चीरा कहते हैं, ठीक है, चावल से जो बनते हैं। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई जब राह खर्च देता है तो हरगोविंद उसे भी मना कर देता है। कहता है मेरे पास पैसे हैं, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं कि जलाल घर तक टिकट ले सके। वो कटिहार तक का टिकट ले लेता है और गाड़ी में चढ़ जाता है। कटिहार से जलालगढ़ 20 कोस दूर है, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी है। उसने कटिहार से गांव पैदल चलने का निश्चय किया। वो 10 कोस चल गया, ठीक है, 10 कोस तो वो आराम से चल गया। पानी पीकर फिर से चलने लगता है। उसे रास्ते में बहुत भूख भी लगता है, किंतु वह बूढ़ी माँ का भेजा हुआ चूरा को नहीं छूता। सोचता है, एक माँ ने बहुत ही प्यार से अपनी बेटी के लिए चूरा भेजा है, कैसे खा सकता हूँ। जब बहुत दूर तक चलने के बाद उसका कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब वह जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आता है तो वो खुद को फर्श पर एक बिछौना पर लेटा हुआ पाता है और सामने बड़ी बहुरिया उन्हें पुकार रही है, उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है। हरगोविंद बड़ी बहुरिया का पैर पकड़कर माफी मांगता है कि वो उसका संवाद उसके मायके में कह नहीं पाया। वह बड़ी बहुरिया से प्रार्थना करता है, विनती करता है कि वो गाँव छोड़ कर ना जाए। वह कहता है, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरी माँ हो, तुम सारे गाँव की माँ हो। आज से मैं नितल्ला निकम्मा और काम चोर नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में चूरा डालकर मसकने लगी और कहती है कि वो स्वयं संदेश भेजने के बाद पछता रही है। वो चाह रही थी कि किसी भी तरह उसका संदेश मायके नहीं पहुंचे, मायके वालों को उनका जो ये दुख है, दर्द है, वो पता नहीं चले। इस तरह से यहाँ लेखक ने एक औरत, एक स्त्री, ठीक है, एक नारी की जो अलग अलग पहलू है उन्हें दिखाने का प्रयास किया है। किस तरह से वो क्या है, एक बहू का फर्ज निभाते हुए, ठीक है, एक घर की बड़ी बहू का फर्ज निभाते हुए अपने घर को संभाल रही है। जब उसके पति भी मर चुके हैं, ठीक है, उसका पति का देहांत भी हो चुका है, उस घर में अब कोई नहीं है, ठीक है, फिर भी वो अपने घर को संभालने के लिए कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, फिर भी वो अपने घर को चला रही है। और दूसरी तरफ वो एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते अपने घर तक, ठीक है, अपना दुख को बांटना नहीं चाहती। वो अपना दुख तकलीफ को अपने मायके तक पहुंचाना नहीं चाहती है, उनसे दूर रखते हैं। हर क्या दुख तकलीफ से अपने मायके वालों को दूर रखती है। इस तरह से यहाँ औरत की एक जो असहाय, जो सहनशील जो नारी है, उसकी जो दुख है, जो दर्द है, जो मन की पीड़ा है, उन्हें यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है।